हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नो बेसिक्स। ये हमारा सेकंड वीडियो है इस सीरीज़ में, और इस सीरीज़ में हमने डेट 12 नवंबर से 22 नवंबर तक के करंट अफेयर्स लिए हुए हैं। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होगा, और आप मेरे साथ कुछ देर के लिए बने रहिए। कुछ देर में मैं 12 से 22 नवंबर तक का करंट अफेयर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर्स हमने आज का लिया हुआ है वो है झारखंड से। झारखंड में क्या हुआ है कि झारखंड की गवर्नमेंट जेएमएम की गवर्नमेंट है, जेएमएम जिसके सीएम हैं झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन, और इसने एक स्पेशल सेशन बुलाया जिसमें 2 बिल्स पास किए। पहला है झारखंड रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल फॉर फिलिंग वैकेंट पोस्ट्स एंड सर्विसेज, तो ये पहला बिल है। और दूसरा बिल क्या पास किया इन्होंने, झारखंड डेफिनेशन ऑफ लोकल पर्सन्स एंड फॉर एक्सटेंडिंग दी कॉन्सिक्वेंशियल सोशल कल्चर एंड अदर बेनिफिट्स टू सच लोकल पर्सन्स बिल 2022। ये बहुत ही लंबा नाम है ये। तो ये 2 बिल पास किए हैं। पहला बिल में जो है झारखंड रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, इसके अंतर्गत जो है इन्होंने रिजर्वेशन को बढ़ाया है 60 से 77% तक। मतलब रिजर्वेशन किसके लिए बढ़ाया है, रिजर्वेशन यहाँ पे ST, SC, फिर है EBC, OBC, EWS, इन सब के लिए जो है रिजर्वेशन, वो वीकर सेक्शन है ना, तो इन सब के लिए रिजर्वेशन कितना बढ़ाया है, 77% बढ़ाया गया है। अब इसके बाद जो है आपका सिनारियो क्या हो जाता है, ये हो जाता है, मतलब अब SC को 12%, ST के लिए 28%, EBC के लिए 15%, OBC के लिए 12%, EWS के लिए 10%, और जनरल के लिए 33% का रिजर्वेशन है। ठीक है, मतलब जनरल्स 33% सीट्स पर ये क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। ठीक है, और दूसरा बिल क्या था, दूसरा बिल था आपका झारखंड डेफिनेशन ऑफ लोकल पर्सन्स बिल। इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि 1932 का लैंड रिकॉर्ड यानी खतियान, इसका हवाला दिया गया है। मतलब जो भी इस लैंड रिकॉर्ड के सर्वे में शामिल थे वही स्टेट के क्या हैं, यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, और जो इस खतियान में जिनका नाम नहीं है वो क्या है, स्टेट के रेसिडेंट्स नहीं हैं। ठीक है, तो ये 2 बिल पास किया है स्पेशल सेशन ऑफ असेंबली बुला करके। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। चलिए झारखंड के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, क्योंकि ये झारखंड के करंट अफेयर्स है, तो इसलिए हमें झारखंड के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल होना जरूरी है। तो झारखंड का कैपिटल है, आपको सभी को पता है, रांची। फिर है आपका झारखंड के जो गवर्नर हैं वर्तमान में वो हैं रमेश बैस। सीएम है हेमंत सोरेन। लार्जेस्ट सिटी है आपका इसमें जमशेदपुर। स्टेट एनिमल है एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट है ना। स्टेट बर्ड है आपका कोयल, और स्टेट फ्लावर जो है वो है पलाश। और यहाँ पे जो स्टेट ट्री है, ट्री जिसको साकरेट ट्री भी बोला जाता है, वो है साल का वृक्ष। ठीक है, चलिए अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। इसमें हमने लिया हुआ है LT लेड्स यानी LEDS। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है ना। और ये इंडिया का LT लेट्स जो है वो किसने अनाउंस किया है, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसने कहाँ पे अनाउंस किया है, COP27 में। COP27 अभी कहाँ हो रहा है, आपको पता होना चाहिए, शर्म अल शेख इजिप्ट में हो रहा है। ये इजिप्ट में, ये ख़त्म भी हो गया है, 18 तारीख को ख़त्म होगा, 18 नवंबर को। ठीक है, तो इसकी कहानी हम समझते हैं थोड़ा सा कि LT लेट्स कैसे आया है ना। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है कि लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। अब 2015 में एक पेरिस एग्रीमेंट होता है, यहाँ पे भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बैठी, और इसमें क्या डिस्कशन हुआ, ये डिस्कशन हुआ कि हर कंट्री को जो भी कॉन्फ्रेंस, जो भी UNFCCC के जो भी पार्टीज़ हैं उनको क्या करना है, अपना एक LT लेट्स तैयार करना है। LT लेट्स अपने सर्कमस्टांस के अनुसार, सुविधा के अनुसार क्या करना है, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी तैयार करना है। देखिए इसमें अगर इसको आप ब्रेकअप करके देखेंगे तो लॉन्ग टर्म ये लंबे समय के लिए होगा, लो एमिशन किसकी बात हो रही है, कार्बन एमिशन की बात हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की बात हो रही है। ठीक है, ये एमिशन कम एमिशन करेंगे, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो 2015 में जो कहाँ पे पेरिस में जो COP हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुआ था, उसमें ये डिस्कशन किया गया था कि हर पार्टी को, जो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होते हैं, मतलब जो भी UNFCCC के मेंबर कंट्रीज होते हैं उनको बोलते हैं COP, इनको बोलते हैं पार्टीज़।
तो हर पार्टी को क्या करना है, अपना LT-LEDs तैयार करना है और उसमें लो एमिशन की स्ट्रेटजी सबको बनानी है, ठीक है। और इसको सबमिट किया जाना है, मतलब ये लोग कम्युनिकेट करेंगे COP26 ग्लासगो में। लेकिन फिर भी ग्लासगो में इन्होंने सबमिट नहीं किया अपना कॉन्फ्रेंस, अपना जो LT-LEDs तैयार किया था। जिन जिन कंट्रीज़ ने, उन्होंने अपना कम्युनिकेट किया, मतलब उन लोगों ने बताया कि हमने ये स्ट्रेटजी बनाई है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं बनाया उन लोगों से कहा गया कि आप COP27 जो इजिप्ट में होगा उस समय आप अपना LT-LEDs अनाउंस करेंगे। तो इसी क्रम में इंडिया ने अपना LT-LEDs अनाउंस कर दिया, ठीक है। और LT-LEDs के अंदर लोग क्या करेंगे, इसमें जो एमिशन होता है, एमिशन मतलब उत्सर्जन, जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन या कार्बन एमिशन जो भी होता है, उस एमिशन को क्या करना है, रिड्यूस करना है। और उसको अलग अलग तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। इसका जो LT-LEDs का जो फीचर है उसमें कुछ मेजरमेंट बताए गए हैं कि ये आप करके क्या कर सकते हैं, अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो है कि आप जो फॉसल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, फॉसल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, इसको आप कन्वर्ट करिए क्या में, इससे आप शिफ्ट हो जाइए बायोफ्यूल में या फिर ग्रीन फ्यूल में शिफ्ट हो जाइए, ग्रीन फ्यूल में शिफ्ट हो जाइए। ये क्या करना है, ये एक मेजरमेंट हो सकता है कि आप क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउस एमिशंस को कम कर सकते हैं। ग्रीन फ्यूल मतलब क्या, ग्रीन फ्यूल मतलब जैसे इंडिया में चल रहा है प्रोग्राम एथेनॉल ब्लेंडिंग, है ना, एथेनॉल ब्लेंडिंग, जिसमें 20% तक क्या करना है, एथेनॉल को मिलाना है पेट्रोल में। तो ये एक चल रहा है। उसी तरह स्मार्ट सिटी, इसके तहत भी आप क्या कर सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज लाएंगे जिससे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जो है कम हो जाएगा। और इंडिया ने अपने LTD में क्या क्या दिखाया है कि हमने आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट का हमने शुरुआत किया है। ये इनिशिएटिव हमने लिया हुआ है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, है ना। इसी तरह फिर इसमें अमीर देशों से भी हेल्प की मांग की गई है कि जो अमीर देश हैं, जो रिच कंट्रीज़ हैं, वे गरीब देशों को क्या करें, नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने में गरीब देशों की सहायता करें, उनको क्लाइमेट फिनांस दें और पैसे दें, उनको मेजरमेंट बताएं कि किस तरीके से आप ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को आप कम कर सकते हैं। तो यही सारे मेजरमेंट्स लिए जाएंगे LT-LEDs के अंदर। तो इंडिया ने अपना LT-LEDs अनाउंस किया है शर्म अल शेख में, इजिप्ट में हो रहे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 के अंदर ये अनाउंस किया है। और ये अनाउंसमेंट किसने किया है, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम, क्योंकि हमें बहुत सारा अब COP27 हो रहा है शर्म अल शेख इजिप्ट में, तो हमें UNFCCC के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी ज़रूरी हो जाती है। तो UNFCCC की अगर बात करें तो UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये पूरा नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसकी स्थापना जो हुई थी, इसका फाउंडेशन हुआ था, ये कब हुआ था, 1992 में। कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और ये रियो डी जेनेरियो कहाँ है, ये आपका है ब्राज़ील में, ठीक है। और इसमें जो हुआ था, क्या हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन बोलते हैं, ठीक है, अर्थ समिट। तो इसी के अंदर क्या हुआ था, 1992 में UNFCCC का गठन हुआ था। और इसमें 154 कंट्रीज़ ने, नेशंस ने क्या किया था, साइन किया था, सिग्नेटरीज हुए। और हालांकि लागू बाद में हुआ था, 1994 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है UNFCCC का, इसका कहाँ है हेडक्वार्टर, बोन, जर्मनी, है ना, जर्मनी में। इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी, है ना, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी के माध्यम से वायुमंडल से जो है, यानी एटमॉस्फेयर से ग्रीन हाउस गैस को स्टेबलाइज करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और जो क्लाइमेट चेंज है, यानी जलवायु परिवर्तन जो है, उस पर हस्तक्षेप करना, मतलब उसको इंटरफेयर करना। एटमॉस्फेयर से क्या करना, आपका ग्रीन हाउस गैस की क्वांटिटी को घटाना, स्टेबल करना, मतलब बहुत ज़्यादा घटाने से भी नुकसान हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं, उसको स्टेबल करना, मतलब आगे और ज़्यादा नहीं बढ़ने देना। और फिर क्लाइमेट चेंज को इंटरफेयर करना, इसको रोकना, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैस की बात हो गई है, तो ग्रीन हाउस गैस के अंदर क्या क्या आता है, ग्रीन हाउस गैस
इसके अंदर आपको पता ही है क्या क्या आता है। सबसे पहले तो वाटर वेपर आता है, इसके बाद CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, फिर ओजोन यानी O3। तो ये सारे आते हैं ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में, ठीक है। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। चलिए आगे हम बात करते हैं UNFCCC के बारे में, थोड़ी जानकारी और हासिल कर लेते हैं। तो 1992 में ये इसकी स्थापना हुई। इसके बाद इसका पहला इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ वो क्या हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल के रूप में हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल ये कब हुआ, 1997 में हुआ। और ये कब से कब तक चला, 2005 से 2020 तक क्योटो प्रोटोकॉल चला, है ना, इतने लंबे समय अवधि के लिए। और ये इसकी जो कट ऑफ डेट थी वो 2020। तो UNFCCC जो है, UNFCCC में जो मेजरमेंट लिए गए थे अर्थ समिट के दौरान, तो उसको पहली बार इम्प्लीमेंटेशन किया गया क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। फिर 2015 में जो है क्या आता है, पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट यानी पेरिस समझौता कब आया, 2015 में, लेकिन इसे लागू किया गया था 2016 में। और इसने क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस किया। क्योटो प्रोटोकॉल को क्या किया, रिप्लेस किया। अब इसके अंदर जो बातें हुई थी, डिस्कशन हुए थे, जो एग्रीमेंट्स हुए थे, उस पर पहल करना था पार्टीज़ को, UNFCCC के पार्टीज़ को। इसके बाद जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ तो इस समय कितने देशों ने सहमति दी थी अपनी, 196 कंट्रीज़ ने अपना सहमति दिया था। और इसमें क्या मुख्य बातें हुई थी, इसमें जो मुख्य बातें हुई थी 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर को नहीं बढ़ाना है। मतलब जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल में जो टेम्परेचर हुआ करता था, जो ट्रेंड था, उससे हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये मेजर एग्रीमेंट, सबसे बड़ा एग्रीमेंट यही था। हालांकि 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस रखा गया था, लेकिन लिमिट करने की कोशिश करनी है 1.5 तक, लेकिन 2 से ऊपर किसी भी सूरत में नहीं जाना है। तो ये एग्रीमेंट हुआ था किसमें, ग्लोबल टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा हूँ। तो ग्लोबल वार्मिंग को इतने डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं लेना है, ठीक है। तो COP की बात करें, COP की बात करें, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ये क्या होता है, इसकी एनुअल मीटिंग होती है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ठीक है। ये सुपर डिसीजन मेकिंग बॉडी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी एनुअल मीटिंग होती है और सारे फैसले COP में ही किए जाते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में ही किए जाते हैं। एनुअल मीटिंग्स होते हैं हर साल अलग अलग कंट्रीज़ में। और इसके अंदर जो है देशों को, जो कंट्रीज़ को है, उनको 2 भागों में कैटेगराइज किया जाता है। एक डेवलप्ड कंट्रीज़ और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़। अगला स्लाइड ले लेते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी जो है, डेवलप्ड कंट्रीज़ को 2 भागों में बांटा जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज़ को अनेक्स 1 कंट्रीज़ और अनेक्स 2 कंट्रीज़, है ना। इसमें अनेक्स 2 कंट्रीज़ जो हैं, इनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है और इनको फिनेंशियल हेल्प देने की सलाह दी जाती है। मतलब फिनेंशियली हेल्प करेंगे किनको, डेवलपिंग कंट्रीज़ को। और इनको क्या सलाह दी जाती है कि आप क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए आप नेशनल पॉलिसीज़ तैयार करें, उसे अडॉप्ट करें। और 1990 में जो ग्लोबल टेम्परेचर का लेवल था, या फिर 1990s के समय जो एमिशन का लेवल था, उस लेवल तक आप वापस लौटें, ठीक है। और जनरली गरीब देश जो हैं, जो क्या हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, वो यही मानते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ही, जो एमिशन लेवल इतना इंक्रीज़ हो गया उसके लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ ही क्या हैं, जिम्मेदार हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनेक्स 2 कंट्रीज़ जो हैं, स्पेशल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी जाती है, और ये गरीब देशों को हेल्प करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करेंगे, फाइनेंशियल सहायता करेंगे, ठीक है, इनको पैसे देंगे। पहले $100 था, मतलब $100 बिलियन था, इतना पैसा देंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को, लेकिन ये कभी डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, इन्होंने कभी जुटा नहीं पाया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अच्छा, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये हम देखते हैं कि कौन कितना एमिशन करता है। देखिए, कार्बन एमिशन कौन कितना करता है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा एमिशन जो है चाइना करता है 29%, और अमेरिका इसके बाद करता है 40%। इसके बाद इंडिया, ये जो है यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, ये करते हैं 10%, इंडिया करता है 7%, रूस करता है 5%,
और जापान करता है 4%। इसी तरह इनको छोड़कर ये तो मेजर एमिशन वाले कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा एमिशन करते हैं, कार्बन उत्सर्जन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन करते हैं वो मेजर कंट्रीज़ हैं। इसके बाद अन्य जो बचते हैं वे मिलकर के 31% करते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक पे चलते हैं और हम बात करते हैं मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम यानी मार्स। मार्स क्या है? ये लॉन्च हुआ है COP27 के अंदर। कहाँ पे हो रहा है COP27? शर्म अल शेख इजिप्ट में। और मार्स क्या है? ये एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है और ये डिटेक्ट करेगा सोर्स एंड प्लेसेस ऑफ मीथेन एमिशन को, और ये डिटेक्ट करेगा कि मीथेन एमिशन क्यों ज़्यादा हो रहा है, कैसे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है और ये क्या करेगा? डेटा टू एक्शन प्लेटफॉर्म है। डेटा टू एक्शन मतलब ये डेटा इकट्ठा करेगा और उस पर एक्शन लेने के मेजर्स बताएगा कि किस तरीके से हम इस पर एक्शन ले सकते हैं। ये क्या करेगा? रेमेडी बताएगा। और इस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को मीथेन के एमिशन को हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि मीथेन का क्या रोल रहता है ग्रीन हाउस एमिशन में। ग्रीन हाउस एमिशन में इसका बहुत छोटा रोल रहता है, ठीक है, बहुत नगण्य रोल रहता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ये 80% मोर इफेक्टिव है ग्रीन हाउस एमिशन में। ओके, मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बढ़ाने में बहुत ये 80 टाइम्स इफेक्टिव है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में। और ग्लोबल मीथेन प्लेज लिया गया था COP26 ग्लासगो में जो हुआ था 2021 में। इसके अंदर क्या टारगेट रखा गया था कि मीथेन एमिशन को ब्रिंग डाउन करना है 30% बाई 30%। 30% हमको इसे क्या करना है? कम करना है। ठीक है, ताकि हम पेरिस एग्रीमेंट में जो लिया गया था डिसीजन 1.5 डिग्री इंक्रीमेंट इन ग्लोबल टेम्परेचर है ना, इसको मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो मीथेन क्या है? मीथेन का केमिकल फॉर्म होता है, केमिकल फार्मूला होता है CH4 और इसका यूज़ जो है मीथेन का यूज़ किस किस चीज़ में किया जाता है? LNG में किया जाता है एज अ फ्यूल, फिर रॉकेट इंजन में एज अ फ्यूल किया जाता है ना, रॉकेट फ्यूल के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं केमिकल फीड स्टॉक में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एक ग्रीन हाउस गैस का एक कंपोनेंट भी है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? विक्रम 2। ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है, मतलब प्राइवेट एंटिटी ने डेवलप किया है क्या? विक्रम 2 रॉकेट। इसको हम देखते हैं, ये लॉन्च हुआ है 15 नवंबर 2022 को। कहाँ से लॉन्च हुआ है? इसरो के लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा आइलैंड इन आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? श्रीहरिकोटा आइलैंड आंध्र प्रदेश में है, तो यहीं से लॉन्च हुआ है 15 नवंबर को। अब व्हाट इज़ विक्रम 2? विक्रम 2 क्या है? अ सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल है और ये फर्स्ट टाइम डेवलप किया गया है एक प्राइवेट एंटिटी के द्वारा। डेवलप्ड बाय, इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप स्काई रॉकेट एरोस्पेस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। और विक्रम सीरीज़ में और 3 रॉकेट हैं, क्या क्या हैं? विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3। तो इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश में। ये इसरो का भी लॉन्च पैड है श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और वो भी कहाँ पे है? एक आइलैंड है ना। चलिए, तो इसरो के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। इसरो क्या है? इसका फाउंडेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 को और ये स्पेस एजेंसी है। क्या है? स्पेस एजेंसी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर में और चेयरमैन इसके हैं एस सोमनाथ। अगले करंट अफेयर्स पर चलते हैं। इंडिया का फर्स्ट MMLP क्या है? MMLP का फुल फॉर्म है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। क्या? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ये कहाँ पे बनाया जाएगा? चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, और इसका कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया है किसको दिया गया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को। ठीक है, अब इसका जो टोटल आउटले है कितना खर्च किया जाएगा? 1424 करोड़ रुपए। और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट में कौन सा मॉडल इस्तेमाल किया जाएगा? DBFOT यानी डिज़ाइन, बिल्ड, फिनांस, ऑपरेट एंड
ट्रांसफ़र, ठीक है। तो DBF और T मॉडल के अंतर्गत इसका क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट होगा। मतलब पहले डिजाइन करेंगे, मतलब कौन बना रहा है ये, RIL है ना। तो ये पहले प्रोजेक्ट, मतलब पहले इसको डिजाइन करेगी, फिर इसको बनाएगी, फिर इसको फिनांस करेगी, फिर इसको ऑपरेट करेगी और अल्टीमेटली ये ट्रांसफ़र कर देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। अब ये जो कंसेशन पीरियड है 45 ईयर्स का रहेगा, है ना। इसके बाद ये ट्रांसफ़र कर देगी गवर्नमेंट को। अब इंडिया को जो है इस तरह के पार्क की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये भी हम देख लेते हैं। इंडिया जो है 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स डेवलप करेगी और ये सहायता करता है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने में, और लॉजिस्टिक कॉस्ट को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, घटाता है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स में इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो इसको घटाना भी इसका मकसद है। इंडिया कितना खर्च करता है, 16% ऑफ इट्स GDP खर्च करता है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो है इसका एक्सपेंडिचर बहुत ही कम है। जैसे US और यूरोपियन कंट्रीज़ में लगभग 8% ऑफ GDP है, वहीं चाइना में जो है सिर्फ 10% ऑफ GDP है। तो इंडिया कहीं ज़्यादा खर्च करता है अपना लॉजिस्टिक कॉस्ट। चलिए, अब क्योंकि ये तमिलनाडु में हो रहा है, तमिलनाडु में बनेगा ये लॉजिस्टिक पार्क, चेन्नई में बनेगा, इसलिए हम समझ लेते हैं तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा। मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते जाऊंगा, इसलिए आई होप आप बोर नहीं होंगे। तो तमिलनाडु का कैपिटल कहाँ पे है, ये है चेन्नई। गवर्नर हैं RN रावी, CM हैं MK स्टालिन, जो DM की पार्टी से हैं। यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो है नीलगिरी तार। स्टेट बर्ड जो है वो है एमराल्ड डव। बटरफ्लाई है तामिल एयोमैन। स्टेट फ्लावर जो है ग्लोरियोसा लिली। फ्रूट जो है स्टेट फ्रूट है जैक फ्रूट यानी कटहल। ट्री पाम ट्री। यहाँ का जो फेवरेट गेम है, स्पोर्ट है, वो है कबड्डी। अगर बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें, बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन कौन मिलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क्स कौन कौन से मिलते हैं, नेशनल पार्क्स ये यहाँ पे देखने को मिलते हैं, अन्नामलाई, मुदुमलाई, मुकुर्थी, गिंडी, वंदालूर। ठीक है। टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं, टाइगर रिजर्व्स ये आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम, मुदन थुराई। फिर आपको सी पोर्ट, यहाँ पे कौन कौन से सी पोर्ट हैं यानी बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह है। फिर आपका है एनोर, कुड्डी, कुडालोर एंड आपका है नागापट्टिनम। ठीक है। चलिए, इसी तरह और भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछ लेता है, जो भी न्यूज़ में रहता है वहाँ से एग्ज़ाम का क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए यहाँ से कुछ हम देख लेते हैं। कल्चर कौन कौन से हैं, कल्चर ये आपको पता है, भारतनाट्यम जो फेमस डांस फॉर्म है, भारतनाट्यम ये डांस फॉर्म है यहाँ का, क्लासिकल डांस फॉर्म। इसी तरह तंजौर पेंटिंग बहुत फेमस है,
तंजौर पेंटिंग। फिर लिटरेचर में आप हिस्ट्री में भी पढ़े हैं, लिटरेचर बहुत ही फेमस लिटरेचर है संगम लिटरेचर। ये तमिलनाडु का ही लिटरेचर है, संगम लिटरेचर। और फेमस डांस जो है वो यहाँ पे जो है वो पोंगल, ठीक है। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, डांस, सॉरी मैंने डांस लिख दिया, ये फेस्टिवल, फेमस जो फेस्टिवल है वो है पोंगल। ये आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जब फसलें तैयार हो जाती है, उसकी कटाई हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो उस समय जो ये पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है। चलिए अगले करंट अफेयर्स को देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज सी विजिल 22। ये क्या है? ये इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज करती है और 2022 का जो सी विजिल 22 हुआ था, सी विजिल एक्सरसाइज सी विजिल जो हुआ था वो 15 नवंबर से 16 नवंबर के बीच हुआ था। और अगर इसके बारे में बात करें इस एक्सरसाइज की, तो सी विजिल से धीरे धीरे हम शिफ्ट हो जाएंगे ट्रोपिक्स एक्सरसाइज में, ठीक है। और ये जो ट्रोपिक्स एक्सरसाइज है, सी विजिल उसका एक छोटा यूनिट है और ये एक्सरसाइज पूरे कोस्टल एरिया में किया जाएगा, मतलब 7516 किलोमीटर कोस्टल लाइन एरिया में ये क्या होगा, सी विजिल एक्सरसाइज होगा, ठीक है। और ये कवर करेगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी कवर करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बूस्टिंग इंडियन मैरीटाइम एंड नेशनल सिक्योरिटी। इंडिया के जो मैरीटाइम जो नेवल फोर्स है उसको और मजबूत करना, ठीक है, और इसके सिक्योरिटी को और ज़्यादा बूस्ट करना। ट्रोपिक्स क्या है? ट्रोपिक्स का फुल फॉर्म है थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज, यानी ट्रोपिक्स। ये एक बाइनियल एक्सरसाइज है, मतलब बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार होगा, ठीक है। इंडियन नेवी करती है। और इंडियन नेवी की अगर बात करें तो इसका फाउंडेशन हुआ था 1950 में। और ये किस टाइप की फोर्स है? ये ब्लू वाटर नेवी है। किस टाइप की नेवी है? ब्लू वाटर नेवी है। ब्लू वाटर नेवी का मतलब क्या होता है कि ये ग्लोबली ऑपरेट कर सकती है और एसेंशियली अक्रॉस द डीप वाटर्स ऑफ ओपन सी, ओपन ओशन में भी डीप वाटर एक्सरसाइज ये कर सकती है, ठीक है। मतलब डीप वाटर मतलब गहरे समुद्र में ये क्या कर सकती है? अपना ऑपरेशन कर सकती है। फिर एक होता है ब्राउन वाटर नेवी, ये रिवर और सी शोर के नज़दीक तक ही सीमित रहती है। और ग्रीन वाटर नेवी ये कहाँ तक कन्फाइंड रहती है? केवल नियर टू सी शोर तक कन्फाइंड रहती है। और इट्स पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल फोर्स, इंडियन आर्म्स फोर्स, ठीक है। यानी IAF का ये क्या होता है? एक भाग होता है। इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है? इंडियन नेवी का न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स पर मूव करते हैं। अगला है मेघालय वांगला 100 ड्रम्स फेस्टिवल। अब ये क्या है? इसका 46th एडिशन इस बार मनाया गया है ना। कब से कब मनाया गया? ये शुरू हुआ ये 10 नवंबर से। वांगला फेस्टिवल क्या होता है? ये गारो कम्युनिटी मनाती है, मेघालय की गारो कम्युनिटी के द्वारा ये मनाया जाता है। और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जैसे पोंगल तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, उसी तरह ये जो है वांगला 100 ड्रम्स फेस्टिवल ये मेघालय का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और ये गारो डीटी यानी गारो के गॉड सालजोंग को डेडिकेटेड है। सालजोंग द सन गॉड ऑफ फर्टिलिटी। और मार्क द स्टेट ऑफ विंटर, ये विंटर जब अराइव होता है, विंटर पहुंचता है, तो उसके शुरुआत में ये क्या होता है? फेस्टिवल मनाया जाता है। गारो ट्राइब कहाँ कहाँ मिलती है? गारो ट्राइब के लोग मिलते हैं टिबेटन बर्मन एथनिक ट्राइब, इसको टिबेटन बर्मन एथनिक ट्राइब भी बोलते हैं। और ये मिलते हैं मेघालय, असम, त्रिपुरा, नागालैंड और एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ बांग्लादेश। चलिए तो देखते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय का कैपिटल जो है वो कहाँ पे है? शिलोंग है। गवर्नर BD मिश्रा है। CM यहाँ के हैं कॉनरेड सांगमा है। स्टेट बर्ड जो है वो कौन है? हिल मैना। फ्लावर लेडी स्लीपर ऑर्किड। फिर यहाँ का जो ट्री है, स्टेट ट्री, गमेलिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं करंट अफेयर्स पे। ऑपरेशन बरखेन, ये क्या है? ऑपरेशन बरखेन फ्रांस के द्वारा ये ऑपरेशन बरखेन किया गया था। कहाँ पे? अफ्रीका के कई क्षेत्रों पे ये किया गया था, ठीक है। और ये डेकेड लॉन्ग मतलब 10 साल तक ये किया गया था।
और ऑपरेशन बरखेन के बारे में समझते हैं। ये फ्रांस के द्वारा शुरू किया गया था 2013 में, और सरवेल के नाम से इसको शुरू किया गया था बरखेन को, लेकिन बाद में अपग्रेड किया गया 2014 में और इसका नाम रखा गया बरखेन। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू असिस्ट लोकल आर्म्ड फोर्सेस इन प्रिवेंटिंग नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स अक्रॉस द साहेल रीजन। अफ्रीका के साहेल रीजन में जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको मदद करने के लिए, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस को मदद करने के लिए किसमें, कि वो प्रिवेंट करें नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स को, मतलब वहाँ के कुछ टेररिस्ट ग्रुप या फिर आप कह सकते हैं उग्रवादी संगठन है, उसके खिलाफ लड़ने में फ्रेंच फोर्सेस ने हेल्प किया किनको, वहाँ के आर्म्ड फोर्सेस को, ठीक है, अफ्रीका के आर्म्ड फोर्सेस को। अभी रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जो इंडिया की हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश का दौरा किया। और कब दौरा किया? जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर। कब मनाया जाता है ये? 15 नवंबर को मध्य प्रदेश का दौरा किया और वहाँ पे पेसा एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को हरी झंडी दे दी, ठीक है। अब पेसा एक्ट यहाँ पे लागू हो जाएगा। पेसा एक्ट किस शेड्यूल के अंदर आता है? 5th शेड्यूल के अंदर, ठीक है। अब जिन जिन स्टेट्स में 5th शेड्यूल एरियाज हैं वहाँ पे पेसा एक्ट लागू होगा। पेसा का फुल फॉर्म क्या होता है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। शेड्यूल्ड एरियाज रिफर्स टू 5th शेड्यूल एरिया, 5th शेड्यूल एरिया, ठीक है। अब 5th शेड्यूल एरिया क्या होता है, हम इसको थोड़ा सा समझते हैं, या फिर पेसा एक्ट क्या होता है ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पंचायत राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम आया था 73rd अमेंडमेंट के अंदर 1992 में, आपको याद होगा। लेकिन पंचायत राज सिस्टम जो है, पंचायत एक्ट या पंचायत राज सिस्टम, ये 5th शेड्यूल एरियाज में लागू नहीं होता है। और जिस एरिया में जहाँ पे 73rd अमेंडमेंट 1992 लागू नहीं होता है, वहाँ पे 5th शेड्यूल एरिया का 5th शेड्यूल एरिया उसको बनाया गया है। अब 5th शेड्यूल एरिया जनरली वैसे एरियाज हैं जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है। चलिए हम पेसा एक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो पेसा एक्ट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं? पहला ये है कि स्टेट जिस एरिया में जिस स्टेट में पेसा एक्ट लागू होता है, या फिर स्टेट के जिस एरिया में पेसा एक्ट लागू होता है, क्योंकि पूरे स्टेट में तो लागू नहीं होता, जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है किसी स्टेट के अंदर, वहाँ पे पेसा एक्ट लागू होता है। तो पेसा एक्ट जहाँ पे भी लागू होता है, उस स्टेट के गवर्नमेंट को, सरकार को क्या करना पड़ेगा? जो भी लेजिस्लेशंस करने पड़ेंगे, यानी जो भी कानून बनाना पड़ेगा, जो भी कानून बनाना होगा, वो उस एरिया के, उस 5th शेड्यूल एरिया के कस्टमरी लॉ के अनुसार होगा। कस्टमरी लॉज को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज को ध्यान में रख करना पड़ेगा। यानी जिस स्टेट की गवर्नमेंट अपने स्टेट के अंदर 5th शेड्यूल एरियाज़ में अगर कोई कानून लागू करना चाहता है, तो उसे उस 5th शेड्यूल एरियाज़ में जो कस्टम्स चलते हैं, जो कस्टमरी लॉज हैं, जो ट्रेडिशनल लॉज हैं, उसके कंसोनेंस में ही बनाना पड़ेगा कानून, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि 5th शेड्यूल एरिया के अंदर, 5th शेड्यूल्ड एरिया के अंदर वहाँ के लोग, ट्राइबल पीपल क्या करेंगे? अपना हैबिटेशन खुद बनाएंगे, अपना हैबिटेशन अपने तरीके से बनाएंगे, या ग्रुप ऑफ हैबिटेशन या ग्रुप ऑफ हैबिटेशन अपने तरीके से बनाएंगे, ठीक है। मतलब उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, और अपने हैबिटेशन या ग्रुप ऑफ हैबिटेशन का मैनेजमेंट भी ट्रेडिशनली खुद करेंगे, अपने तरीके से करेंगे, जैसे उनको अच्छा लगे। फिर तीसरा क्या है? ग्राम सभा बनेगा। 5th शेड्यूल एरियाज में ग्राम सभा विलेज लेवल पे बनेगा, और ग्राम सभा को कई पावर्स रहेंगे। क्या? जैसे पंचायत अगर कोई भी प्लान, सरकारी प्लान या फिर पंचायत का कोई भी प्लान लागू करना चाहेगी, तो इसे अप्रूवल लेना पड़ेगा ग्राम सभा का। ये एक फीचर है, ठीक है। और दूसरा है कि जो भी सरकारी योजना यहाँ पे लागू होंगी ग्राम मतलब विलेज में, 5th शेड्यूल एरिया विलेज में, वहाँ पे कोई भी प्लान अगर लागू होगा या फिर कोई भी सरकारी योजना लागू होगी, गवर्नमेंट स्कीम्स लागू होंगे जो वहाँ पे पुअर के कल्याण के लिए होगा, वेलफेयर ऑफ पुअर के लिए होगा, तो वैसे योजनाओं के जो बेनिफिशियरी होंगे, बेनिफिशियरीज को भी आइडेंटिफाई करेगा ग्राम सभा, ठीक है। अब अगला फीचर क्या है? लैंड एक्विजिशन, है ना, लैंड एक्विजिशन।
जमीन अधिग्रहण, ये काम भी सरकार तभी कर पाएगी जब ग्राम सभा का अप्रूवल होगा। मतलब पहले ग्राम सभा से परामर्श लेना पड़ेगा, और ग्राम सभा यदि अप्रूव करती है लैंड अप्रूवल को, लैंड एक्विजिशन को, तभी सरकार यहाँ की ज़मीन को अपने स्कीम्स के लिए यूज कर सकती है। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर सकती है। मतलब फाइनल अप्रूवल भी लैंड एक्विजिशन को कौन देगा? ग्राम सभा देगा। फिर पांचवा क्या है? पेसा एक्ट के अंदर ग्राम सभा को कुछ ओनरशिप राइट्स भी दिए जाते हैं, जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का ओनरशिप उनको दिया जाता है। माइनर फॉरेस्ट में जैसे पेड़ों की पत्तियां, फल आदि, इनका यूज अपने तरीके से, मतलब ये उनकी संपत्ति हो जाती है। और अगला फीचर क्या है? यहाँ पे 5th शेड्यूल के अंदर विलेज मार्केट्स जो होंगे उनको मैनेज करेगा ग्राम सभा ही। तो पेसा एक्ट के अंदर जो है ग्राम सभा को बहुत बड़ी व्यवस्था मानी गई है, और ग्राम सभा के पास बहुत पावर भी हैं। तो पंचायत या फिर स्टेट गवर्नमेंट ग्राम सभा के अप्रूवल के बिना ही 5th शेड्यूल एरिया में कोई प्लान या स्कीम लागू कर सकती हैं। तो अब यहाँ पे भी मध्य प्रदेश में भी यहाँ पे भी अब पेसा एक्ट क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू ने क्या दिया है? यहाँ पे हरी झंडी दे दी है, अपना अप्रूवल दे दिया है। तो मध्य प्रदेश की बात करें, कैपिटल है भोपाल, लार्जेस्ट सिटी है, सबसे बड़ा शहर है इंदौर, गवर्नर है मंगू भाई पटेल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान। यहाँ का स्टेट एनिमल है बारहसिंगा। स्टेट फ्लावर है वाइट लिली। यहाँ पे भीमबेटका, आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, भीमबेटका ये बहुत ही बड़ा रॉक शेल्टर है जो यूनेस्को हेरिटेज भी है, और ये एक रॉक पेंटिंग का प्रमाण है भीमबेटका में। यहाँ पे रॉक शेल्टर में बहुत सारे पेंटिंग्स बने हुए हैं। यहाँ पे अगर नेशनल पार्क्स की बात करें तो यहाँ पे नेशनल पार्क है बांधवगढ़, कान्हा, सतपुरा, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, मांडला नेशनल पार्क, पाना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क्स कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। फिर यहाँ पे रिवर कौन सी बहती है? नर्मदा और ताप्ती। तो ये दो नदियाँ मेन जो मुख्य नदियाँ हैं, ये दो नदियाँ हैं एमपी में। फिर महानदी का ओरिजिन भी यहीं से होता है, लेकिन ये इसका ज़्यादातर भाग जो है छत्तीसगढ़ में चला जाता है, महानदी। फिर आपका माउंटेन रेंज की बात करें, माउंटेन रेंजेस की, तो यहाँ पे बहुत फेमस है विंध्याचल की पहाड़ियाँ। और हिल्स की बात करें, यहाँ पे है महादेव हिल्स। फिर आपका है मैकाल हिल्स। तो ये सारे हिल्स हैं। तो मध्य प्रदेश के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिल चुकी है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसका शीर्षक है फाइनेंसिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या क्या हाइलाइट्स हैं, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। इंडिया का जो एनुअल इन्वेस्टमेंट है सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब सिटी को डेवलप करने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, उसमें एनुअल इन्वेस्टमेंट $10 बिलियन से $55 बिलियन तक बढ़ जाएगा नेक्स्ट 15 ईयर्स में। मतलब पिछले दशकों में $10 बिलियन रहा था, अब ये अगले 15 सालों में कितना बढ़ जाएगा? $55 बिलियन बढ़ जाएगा। तो ये खबर है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। इसके बाद दूसरा क्या है? $840 बिलियन रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट 15 ईयर्स। अगले 15 सालों में जो है हमें कितने की ज़रूरत पड़ेगी प्रोजेक्ट्स के लिए? $840 बिलियन, इतना डॉलर्स। फिर अराउंड 40% ऑफ पॉपुलेशन, यानी लगभग 600 मिलियन पीपल विल लिव इन द इंडियन सिटीज़। मतलब इंडियन सिटीज़ में जो है ना,
लगभग 40% जनसंख्या रहेगी। अभी तो लगभग 70% जो है वो विलेज एरियाज़ में रहती है, लेकिन अगले कुछ वर्षों में जो है 40% पॉपुलेशन जो है वो सिटीज़ में रहेगा। ठीक है, तो मतलब एक माइग्रेशन हो जाएगा, विलेज से सिटीज़ की ओर माइग्रेशन हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या था? डिमांड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ये बढ़ जाएगा, रिलायबल पावर सप्लाई ये बढ़ जाएगा, मतलब इन सब की डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगी, और एफिशिएंट एंड सेफ रोड ट्रांसपोर्ट ये सारे बढ़ जाएंगे। तो ये मतलब मेजर हाइलाइट्स हैं वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के। वर्ल्ड बैंक का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था वर्ल्ड बैंक का? ये हुआ था 1945 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है वाशिंगटन डीसी में, ठीक है, यूएसए में, यूएस। इसके कितने मेंबर्स हैं? मेंबर्स हैं 180, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं कौन है? प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मैलपास। किस तरह का ये ऑर्गेनाइजेशन है? ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और ये क्या करता है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये लो और मिडिल इनकम वाले कंट्रीज़ को क्या देता है? लोन एंड ग्रांट्स देता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ताकि वे क्या कर सकें? प्रोजेक्ट्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकें, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है ईस्ट तिमोर। ये 11th मेंबर ऑफ आसियान बन गया है, ठीक है। ईस्ट तिमोर जो है 11th मेंबर्स ऑफ आसियान बन गया है। आसियान में कितने मेंबर हैं? अभी 10, तो इसमें एक जुड़ गया है ईस्ट तिमोर इसके साथ अब 11 हो गया, ठीक है, मेंबर्स की संख्या। तो ये जो एशियान है या आसियान है, ये क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है उनका ग्रुप है, ये ब्लॉक है। 10 कंट्रीज़, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो ये 10 कंट्रीज़ का एक ब्लॉक है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इनका एक समूह है आसियान। इसका फाउंडेशन हुआ था 1967 में। कहाँ पे? बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर। और ईस्ट तिमोर कहाँ पे है? हम थोड़ा सा लोकेशन भी देखें हम। ये एक हाफ आइलैंड नेशन है जो ईस्टर्न लेसर सुंडा आइलैंड में उपस्थित है, और ये पहले इंडोनेशियन टेरिटरी का एक पार्ट रहा था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे विरोध प्रदर्शन के बाद, लोगों की मांग के बाद इसको लिबरेट किया गया 2002 में। तो ईस्ट तिमोर जो है ये हम मैप में भी देख सकते हैं। ये कहाँ पे स्थित है? ये यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया और इधर जो है इंडोनेशिया के बीच में है। ये छोटा सा आइलैंड कंट्री है और यही बन गया है आसियान का 11th मेंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल शक्ति 4.0 या 4.0, ठीक है। ये चौथा संस्करण है। इसको लॉन्च किया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने, यानी NCW ने। और ये क्या है? एक नेशनल लेवल कैंपेन है। इसका पर्पस है डिजिटली एम्पावरिंग वुमेन एंड गर्ल्स टू एंश्योर देयर सेफ्टी इन साइबर स्पेस। तो साइबर स्पेस में अपने आप को सुरक्षित रख सकें महिलाएं, तो उनके लिए ये एक नेशनल कैंपेन चलाया जा रहा है, ठीक है। इसके अंतर्गत 3 लाख वुमेन वर मेड अवेयर ऑफ साइबर सेफ्टी मेजर्स। 3 लाख महिलाओं को जो है इस कैंपेन के अंदर साइबर सिक्योरिटी के मेजर से इनको अवगत कराया गया, इनको ट्रेनिंग दी गई। और रिपोर्टिंग एंड रीड्रेसल मैकेनिज्म, डेटा प्राइवेसी एंड टेक्नोलॉजी यूसेज। तो साइबर से रिलेटेड बहुत सारी सूचना इनको दी गई, बहुत सारी ट्रेनिंग दी गई, जैसे कैसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, कैसे आप रिड्रेस कर सकते हैं अपने साइबर प्रॉब्लम्स को, आप डेटा प्राइवेसी और टेक्नोलॉजी यूसेज को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे आप बना के रख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मिल गई डिजिटल शक्ति 4.0 कैंपेन के अंदर। और जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं, ये है रेखा शर्मा, ये चेयरपर्सन है NCW के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लक्षित बरफुकन।
तो लचित बरफुकन कौन थे, हम ये देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1622 को, और ये क्या थे, अहोम किंगडम, जो आज असम के नाम से जाना जाता है, असम स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, पहले क्या होता था, अहोम किंगडम हुआ करता था। इसके कमांडर थे, ठीक है, कौन, लचित बरफुकन। और इनको 1671 के बैटल यानी सरायघाट, बैटल ऑफ सरायघाट में लीडरशिप करने के लिए इनको जाना जाता है, जिसने मुगल फोर्सेस को अहोम किंगडम में आक्रमण करने से यानी इन्वेजन करने से प्रिवेंट किया था। इनको आंख दिखाई थी, ठीक है। तो मुगल्स जो है असम तक पहुंच ही नहीं पाए थे, तो इसके लिए लचित बरफुकन बहुत बड़े फैक्टर थे। अब ये जो फेस्टिवल है, ये एनिवर्सरी है, ये कब से कब मनाया जा रहा है, 18 से 25 नवंबर तक मनाया जा रहा है। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, असम पुलिस, इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स, ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब असम का कैपिटल कहाँ है, दिसपुर। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। सीएम यहाँ के हैं हिमंता विश्व शर्मा। यहाँ का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये बहुत ही फेमस है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और यहाँ पे वन हॉर्न राइनोसेरस पाया जाता है, वन हॉर्न राइनोसेरस पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मिलता है मानस नेशनल पार्क या मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर आपका मिलता है यहाँ पे स्टेट फ्लावर जो है वो है फोक्स टेल ऑर्किड है। और कामाख्या टेम्पल यहाँ पे बहुत फेमस है, कामाख्या टेम्पल। और यहाँ पे जो है वर्षों से चली आ रही है सेपरेट बोडोलैंड की मांग, और इसके चलते बहुत खून खराबा भी हो चुका है। चलिए अब अगला करंट अफेयर देखते हैं। अब बात करते हैं बाली यात्रा की। बाली यात्रा ये एक फेस्टिवल है, कहाँ पे मनाया जाता है ये हम सारी चीज़ें देखेंगे। अब इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसने अपना नाम दर्ज कर लिया है, बाली यात्रा ने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 22,000 बोट बनाए गए, है ना, नाव, कागज़ के नाव बनाए गए ओनली 35 मिनट्स के अंदर। और कितने स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे इसमें, करीब 2100, ठीक है। मतलब 35 मिनट के अंदर यानी आधे घंटे के अंदर लगभग 22,000 पेपर बोट्स बनाए गए। तो इसीलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम शामिल हो गया, बाली यात्रा का। बाली यात्रा का मतलब क्या है, वॉयज ऑफ बाली। बाली कहाँ पे है, यहाँ पे आपको छोटे से पिक्चर में दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे है बाली, इंडोनेशिया में, ठीक है। अब ये ओपन फेयर फेस्टिवल है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन फेयर फेस्टिवल, ठीक है। इसको मनाया जाता है कहाँ पे, महानदी के किनारे, महानदी रिवर के किनारे, और कटक शहर में मनाया जाता है इसको, उड़ीसा के। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि मैरीटाइम और कल्चरल लिंक जो 2000 वर्ष पुराना है उसको कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है, उसको याद करने के लिए मनाया जाता है। कहाँ कहाँ के बीच ये लिंक था, मैरीटाइम और कल्चरल लिंक, कलिंगा, पहले आप जानते हैं अशोका ने यहाँ पे आक्रमण किया था कलिंगा में, और वहीं से उनका मन परिवर्तन हो गया और वे बौद्ध बन गए थे। तो कलिंगा उड़ीसा में है और बाली इंडोनेशिया। तो इन दोनों के बीच जो कल्चरल टाइज थे और इन दोनों के बीच जो मैरीटाइम टाइज थे उनको कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है क्या, बाली यात्रा। सिर्फ बाली के साथ ही नहीं, अदर साउथ एशियन रीजन्स के साथ भी इनका कल्चरल और मैरीटाइम टाइज था, जैसे जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, वर्मा और सिलोन। सिलोन क्या है, पहले श्रीलंका की राजधानी हुआ करती थी सिलोन। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि ये उड़ीसा का फेस्टिवल है तो उड़ीसा के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। कैपिटल है भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर आप सभी को पता है। गवर्नर हैं कौन, गणेश लाल। सीएम है नवीन पटनायक, जो कई सालों से सीएम बने हुए हैं और इनको पछाड़ने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे जो सॉन्ग गाया जाता है, गाना, उसको बोलते हैं वंदे उत्कल जनानी, ठीक है। यहाँ का जो क्लासिकल डांस है वो है ओडिसी। यहाँ पे जो मैमल पाया जाता है, स्टेट एनिमल है सांबर, स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। यहाँ पे जो फिश मिलती है उसको कहते हैं महानदी मशीर। और ट्री जो है यहाँ पे सैक्रेड ट्री, वो है सैक्रेड फिग। फूड जो पाया जाता है यहाँ पे उसको बोलते हैं पखाला।
स्वीट बहुत ही फेमस है यहाँ का। कौन सा स्वीट है? रसगोला। और नेशनल पार्क्स की बात करें उड़ीसा में कौन कौन है? सिमलीपल, भीतरकनिका बहुत ही फेमस है, गहीरमथा ये भी बहुत फेमस बीच है ये, ठीक है। गहीरमथा बीच नेशनल पार्क जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेस्टिंग साइट है। क्या है? नेस्टिंग साइट। किनका नेस्टिंग साइट? ओलिव रिडले टर्टल्स। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेस्टिंग साइट माना जाता है किसको? गहीरमथा बीच को। यहाँ पे है चिलिका लेक जो एक क्या है? ब्रैकिस वाटर लगून है, ठीक है। चलिए काफ़ी सूचना मिल गई उड़ीसा के बारे में। अब हम बात करते हैं आर्टेमिस 1 की। आर्टेमिस 1 क्या है? इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा 16 नवंबर को, ठीक है। अब आर्टेमिस क्या है? ये फर्स्ट इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट ऑफ ओरायन स्पेस क्राफ्ट एंड स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट यानी SLS है, ठीक है। स्पेस लॉन्च सिस्टम ओरायन एयरक्राफ्ट को टेस्ट करने के लिए है। अब इसको लॉन्च किया गया है कैनेडी स्पेस सेंटर से। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ओरायन स्पेस क्राफ्ट जो है इसके शील्ड के हीट को टेस्ट करने के लिए कि ये शील्ड जो है ओरायन एयरक्राफ्ट का ये कितनी हीट झेल सकता है ना, मैक्सिमम कितनी हीट झेल सकता है, इसको टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट किया गया था। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मून में यानी चंद्रमा पर ह्यूमन प्रेजेंस को रीस्टैब्लिश करना है ना। मतलब ये टेस्ट करेंगे फिर चंद्रमा का वातावरण कैसा है, वहाँ पे ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है कि नहीं, इस चीज़ के बारे में ये खोज करेंगे। और ओरायन जो है ये 3 वीक्स तक स्पेस में रहेगा, 6 डेज 3 वीक्स 6 डेज तक रहेगा और ये एकदम मून के नज़दीक चला जाएगा, है ना, यानी डिस्टेंट रेट्रोग्रेड ऑर्बिट यहाँ तक चला जाएगा, जो मून के काफ़ी नज़दीक चला जाएगा और वहाँ से इसको ऑब्जर्व करेगा मून को। और कितना नज़दीक चला जाएगा? विद इन 97 किलोमीटर ऑफ लूनर सरफेस। लूनर सरफेस से एकदम 97 किलोमीटर दूर रहेगा, ठीक है। अब नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नासा इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क इनिशिएटिव। इसके बारे में देखते हैं। इसको लॉन्च किया गया है वल्नरेबल 20 कंट्रीज़ के द्वारा और G7 कंट्रीज़ के द्वारा COP27 के अंदर। COP27 अभी कहाँ हो रहा है? शर्म अल शेख इजिप्ट में हो रहा है, ठीक है। इजिप्ट यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो वल्नरेबल 20 कंट्रीज़ हैं और G7 कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसको प्रपोज किया, है ना, इसको लॉन्च किया। अब इस इनिशिएटिव के बारे में, वल्नरेबल 20 कंट्रीज़ क्या हैं? वैसे कंट्रीज़ जो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं वैसे कंट्रीज़ हैं। इनिशिएटिव के बारे में देखते हैं। ये सोशल प्रोटेक्शन एंड इंश्योरेंस बेस्ड फिनेंस मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज आउटसाइड द UNFCCC प्रोसेस, है ना। UNFCCC प्रोसेस के बाहर, मतलब इसके दायरे में ये नहीं रहेगा, इसके बाहर एक लॉस एंड डैमेज को रिड्रेस करने के लिए ये मैकेनिज्म तैयार करेगा, ठीक है। इंश्योरेंस बेस्ड फिनेंस मैकेनिज्म तैयार करेगा और सोशल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म तैयार करेगा कि हम कैसे लॉस एंड डैमेज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसके लिए ये मैकेनिज्म तैयार करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? प्री अरेंज्ड फिनेंशियल एड ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मतलब जहाँ पे डिवास्टेटिंग फ्लड जैसे पाकिस्तान में आया था, इस तरह की घटना हो जाए तो ये प्री अरेंज्ड फिनेंशियल एड प्रोवाइड करेगा ताकि इस तरह के आपदा से, इस तरह के प्रॉब्लम से निपटा जा सके जल्दी से, ठीक है। मतलब तुरंत ये एड मतलब मदद देगा फिनेंशियल। फिर इससे क्या सहायता मिलेगी? फिनेंशियल प्रोटेक्शन इंस्ट्रूमेंट को फैलाने में, यानी इसको विस्तार करने में गवर्नमेंट्स की सहायता करेगी, कम्युनिटीज़, बिजनेस और हाउस होल्ड्स की सहायता करेगी,
तो ये मैकेनिज्म क्या काम करेगा, गवर्नमेंट्स को अपने फिनेंशियल प्रोटेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स जैसे चीज़ों को एक्सपैंड करने में गवर्नमेंट की मदद करेगा। ये ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क इनिशिएटिव मैकेनिज्म, ठीक है। और इसका सबसे पहले लाभ किसको मिलेगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोस्टा रिका, फिजी, सेनेगल, फिलीपींस और घाना को, इनको सबसे पहले असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा इस मैकेनिज्म के अंदर, इस इनिशिएटिव के अंदर। क्योंकि अभी हाल में ही आपने देखा था कि पाकिस्तान में कई हज़ार मर गए बाढ़ के चलते। तो इस तरह के बाढ़ को मिटिगेट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये मैकेनिज्म्स तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। 9 रशियन बैंक्स तैयार हो गए वोस्ट्रो अकाउंट खोलने के लिए और ये रुपये में ट्रेड करेंगे। और रसिया ऐसा फर्स्ट कंट्री बन गया है। रशियन बैंक गाज़प्रोम बैंक, ठीक है। गाज़प्रोम बैंक ने अपना वोस्ट्रो अकाउंट किसके साथ खोला, ये खोला है कोलकाता बेस्ड यूको बैंक के साथ, और 6 अदर बैंक्स हैं जो इंड बैंक के साथ अपना वोस्ट्रो अकाउंट खोला, ठीक है। और ये क्या करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रांजैक्शन को रुपये में करेंगे। मतलब पहले जो डॉलर में होता था उसको आप रुपये बेस्ड ट्रांजैक्शन बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे रुपये बेस्ड ट्रांजैक्शन में। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इसका होना ज़रूरी है। अगर वन साइडेड डिक्लाइंड है तो ये रुपये बेस्ड ट्रांजैक्शन काम नहीं कर पाएगा, वोस्ट्रो अकाउंट सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए चाहिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड मेंटेन किया जाए। अब वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है आइए समझते हैं। 2 कंट्रीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं, ये है इंडिया और ये है रसिया। मान लीजिए इंडिया का कोई व्यक्ति रसिया में रहता है, ये इंडियन है लेकिन रहता है ये रसिया में कुछ काम से। अब इसको क्या चाहिए, इनका अकाउंट सिर्फ इंडिया में है, रसिया में नहीं है। तो ये इंडिया से जब रसिया में जाएगा तो इनके पास डॉलर होना चाहिए या फिर रसिया का रूबल होना चाहिए, रसियन करेंसी रूबल होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए इनके पास रूबल है नहीं, लेकिन इनके इंडियन अकाउंट में बहुत सारा पैसा है। तो उस केस में ये क्या करेंगे, इंडियन जो बैंक जिस भी बैंक में इंडियन बैंक में इनका अकाउंट है इस व्यक्ति का, वह बैंक रशियन बैंक को अप्रोच करेगा और कहेगा कि हम वोस्ट्रो अकाउंट खोल लेते हैं। और वोस्ट्रो अकाउंट जब खुल जाता है तो ये आदमी रसिया के बैंक से ही अपना पैसा विदड्रॉ कर पाएगा, मनी विदड्रॉ कर पाएगा, वो भी वहाँ के रूबल में। तो ये है वोस्ट्रो अकाउंट। उसी तरह रसिया का व्यक्ति भी अपना यहाँ पे इंडियन रुपीज़ विदड्रॉ कर पाएगा, मतलब इनको अदर फॉर्म ऑफ करेंसी में चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बैंक ही खुद चेंज मनी देगा, चेंज करेंसी देगा। तो यही है वोस्ट्रो अकाउंट। तो मतलब 2 देशों के बैंक्स जब एक अकाउंट बनाते हैं जिसमें दोनों सेम करेंसी में ट्रेड करेंगे, उसी को कहते हैं वोस्ट्रो अकाउंट। चलिए नेक्स्ट है नो मनी फॉर टेरर फोरम समिट। ये कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हाल ही में। तो ये इंडिया के अंदर हुआ, नई दिल्ली के अंदर हुआ। इसमें टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या था, कर्व ऑन टेरर क्राउड फंडिंग जो है, टेरर को जो जाता है क्राउड फंडिंग, उसको कैसे बंद किया जाए, इस पर डिस्कशन हुआ। स्ट्रेंथनिंग कंट्रोल मैकेनिज्म, हम टेररिज्म को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर मतलब किस मैकेनिज्म के थ्रू हम टेरर फंडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं वो। फिर अगला डिस्कशन क्या हुआ, यूज़ ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल्स फॉर टेररिज्म। फिर अगला है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड टेररिस्ट फिनांसिंग। ये भी मतलब किस किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टेरर फिनांसिंग के लिए किया जा रहा है, इसको आइडेंटिफाई करना। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, क्योंकि कोई एक देश तो कर नहीं पाएगा, अकेला चना क्या भाड़ फोड़े वाली बात हो जाती है, इसलिए सारे कंट्रीज़ मिल करके कोऑपरेट करेंगे। फिर हाउ टेररिज्म हैज़ इम्प्रोवाइज्ड ऑन टेक्नोलॉजी, और टेररिस्ट ने कैसे अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया है, कैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड क्राइम करने लगे हैं, उसको आइडेंटिफाई करना। तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ नो मनी फॉर टेरर फोरम समिट के अंदर नई दिल्ली में। और इस बार ये इंडिया होस्ट कर रहा है, इसमें लगभग शायद 75 कंट्रीज़ ने अटेंड किया था और ये ख़त्म भी हो गया है। चलिए, तो इसमें आपको जनरली बस ये याद रखना है कि ये कहाँ पे हुआ था, तो नई दिल्ली के अंदर हुआ था।